नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास में जो घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है उसको हल करना शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले आधुनिक भारत को शुरू किया था। और आधुनिक भारत में हम लोगों ने सबसे पहले यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर शुरू किया था और जिसमें अभी तक हम लोगों ने 25 प्रश्न कर लिए हैं। आज उसके आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि 17वीं, आगे लिखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थापित था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है भरूच, चिकागोल और त्रिचुनापल्ली। तो बताइए इसका सही जवाब। तो देखो, जो अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना था वो भरूच में था, और अगर चिकागोल देखा गया तो यहाँ नहीं था, और उसके बाद त्रिचुनापल्ली यहाँ पे भी नहीं था, लेकिन त्रिचुनापल्ली में आप डेनिश वाले में जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखने को मिला होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो आपके ऑप्शन है पुणे, गोवा, पांडिचेरी या सूरत। देखो क्या पूछा गया है, प्रथम फैक्ट्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। देखो कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है अस्थायी फैक्ट्री, तो अस्थायी फैक्ट्री किसको बताएंगे हम लोग, मसूलीपट्टनम को। और किस वर्ष, 1611 में। लेकिन जो सूरत में फैक्ट्री लगी थी ये कब लगी थी, तो 1613 ईस्वी में लगी थी। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध के स्थान पर हराया था। तो देखो पहली बात यही है कि स्वाली का युद्ध हुआ था, और किसने हराया था, तो थॉमस वेल्ट ने। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वाली का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। ये तो हो गया अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य, लेकिन किस वर्ष हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो अभी जाना था आपने, किसने स्थापित किया था, अंग्रेजों ने। इसके अलावा सूरत में जो है कोठी फ्रांसीसी भी लगाते हैं, अभी आगे उसके प्रश्न आएंगे उसको देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। और किसने दी थी अनुमति, बताइए किसने अनुमति दी थी, तो हम कहेंगे जहांगीर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो पहले सूरत में हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हो गई थी, बाद में बॉम्बे हो गई थी। तो ये याद रखना है, अगर पूछ रहा है प्रारंभिक दौर में तो हम क्या बताएंगे, सूरत को, और बाद में कौन सी हो गई थी, तो बॉम्बे हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों से। आप सभी को पता है कि 1661 में जो है पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगंजा, उनकी शादी जो है ब्रिटिश राजकुमार जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये दहेज में क्या मिलता है, बम्बई मिलता है, और बम्बई का एक द्वीप मिलता है कह सकते हो। और उसके बाद में फिर क्या होता है, अंग्रेज लोग जो क्या करते हैं, चार्ल्स से जो है 10 पाउंड, कितना, 10 पाउंड प्रति वार्षिक या प्रति वर्ष कह सकते हो, प्रति वर्ष देना होता था, और इससे कह सकते हो एक तरीके से खरीद लिया था। आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। देखो किस वर्ष पूछा गया है, आरओ में पूछा गया 2021 में, और पूछा गया है कि किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश में के किले पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। 1790, 1792, 1796 या 1797।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1797, ऑप्शन डी। और आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पर किससे लिया था? तो जो अवध के नवाब थे सादत अली, उनसे जो है ये किला ले लिया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? आपके ऑप्शन हैं आइंगर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉन चाइल्ड। अब क्या था, तो कहानी यह है, थोड़ी उसकी समझते हैं। क्यों अंग्रेज जो औरंगजेब थे उन्होंने जो है जॉन चाइल्ड को कह दिया था यहाँ से भाग जाओ, तो उसका क्या कारण है? तो देखो, आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी पड़ती है यहाँ पे, और बंगाल की खाड़ी पे जो है मुग़लों के कुछ जहाज़ आया करते थे, तो उसको जो है लूट लिया था जॉन चाइल्ड ने। जब ये बात पता चली औरंगजेब को, क्योंकि उस समय जो है औरंगजेब जो है मुग़लों की गद्दी पर बैठा था, उसको पता चला कि जो है किसी अंग्रेज़ ने जो है उनके जहाज़ को लूट लिया है। तो ये जब खबर हुई तो औरंगजेब ने क्या किया, अपनी सेना को भेज दिया और कहा कि जहाँ पे भी अंग्रेज़ मिले मारना शुरू कर दो। उसके बाद में क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा, जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने जो है औरंगजेब से माफ़ी मांगी और कहा कि हमने जितना धन लूटा है आपका, वो आपका वापस कर देंगे। आप समझ सकते हो, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जब औरंगजेब द्वारा जब अंग्रेज़ों को या अंग्रेजी गवर्नर को निष्कासित कर दिया था, तो सारे अंग्रेज कहाँ पे छुपे थे? तो फुल्टा द्वीप पे, फुल्टा द्वीप। और ये फुल्टा द्वीप कहाँ पे है? तो हम कहेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की तरफ जो द्वीप पड़ते हैं, जावा, सुमात्रा, उधर यही फुल्टा द्वीप थे, वहाँ पे सभी अंग्रेज जाकर छुपे थे। इतनी दहशत हो गई थी। लेकिन जब बाद में जो है जॉब चारनाक ने जो है माफ़ी मांगी है, तब औरंगजेब ने फिर माफ़ कर दिया था। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखो, ऑप्शन है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्या लिखा है? तात्कालिक कारण पूछा गया है। दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। अगला देखते हैं, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, यह डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सबसे जो तात्कालिक कारण है वो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अतिक्रमण या अधिग्रहण कह सकते हो। अगर दोस्तों तात्कालिक यहाँ पे ना दिया होता, अगर हम मान लें ये तात्कालिक ना दिया होता और लिखा होता निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा कारण था, तो इसका सही जवाब हो जाता ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। लेकिन तात्कालिक पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया? तो देखो, कर्नाटक युद्ध जो लड़े गए वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़े गए। आप सभी को पता है कि कुल जो है 3 जो है कर्नाटक युद्ध हुए थे, और तीनों में अलग अलग अपने कारण थे। तो आप देखेंगे हुए तो तीनों युद्ध जो है कहाँ हुए थे? भारत में। लेकिन एक तरफ जो है अंग्रेज रहते थे, एक तरफ फ्रांसीसी रहते थे। कह सकते हो प्रत्यक्ष रूप से तो एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, परोक्ष रूप से एक दूसरे से लड़ते थे। और वो एक पार्टी को साथ देते थे अंग्रेज, एक पार्टी को देते थे अंग्रेज फ्रांसीसी। अभी इसकी हम आगे व्याख्या करेंगे, देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेचित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सुमेचित कीजिए। देखिए, एक तरफ जो है सूची 1 दी है, एक तरफ सूची 2 दी है, सुमेचित करना है। तो देखो दोस्तों, लिखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था ये समाप्त किस पे हुआ था जाके आखिरी में? एक्सला स्टापल की संधि के द्वारा। इसके बाद में अगला दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुए थे पेरिस की संधि। इसके बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक सिद्ध हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो हम इसका देखेंगे पहले का चौथा, इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहले का चौथा, इसका मतलब पहले का चौथा सिर्फ जो है किस में है? ऑप्शन सी में है। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप सब बता सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुए थे? चलो अभी आगे देखते हैं, प्रश्न में दिया ही होगा। अगला प्रश्न आ ही गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेचित नहीं है?
कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और अगला ऑप्शन है 1700 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो बताना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 48 तक चला, बिल्कुल सही है। क्या द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 52 था? बिल्कुल ये गलत है। इसके बाद में कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। देखो दोस्तों, कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, 1700 आपने देखा होगा 1756 से 1763 कहा जाता है, इसे सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। लेकिन ये भारत में जो है 1758 की तरफ शुरू हुआ था। और अगर आप उधर देखेंगे कि जो तात्कालिक इसका कारण था, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 1756 में ही शुरू हो गया था। लेकिन भारत आते आते कब हुआ, 1758, क्योंकि यहाँ पे काउंटर डी लाली जो था वो भारत में आया था आक्रमण करने। इसके चलते जो है भारत में 1758 से 63 कहा जाता है। तो कहीं पे 1758 से 63 माना जाएगा, तो कहीं पे 1756 से 63। वैसे तो ज़्यादातर ये माना गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये भी माना जाएगा। तो आगे देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसका सही जवाब, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कर्नाटक का द्वितीय तो 1749 से 1754। सबसे एक ध्यान देने वाली बात है, इस युद्ध के लास्ट में एक संधि हुई थी जिसे हम बोलते हैं पांडिचेरी की संधि। क्या बोलेंगे, पांडिचेरी की संधि। और ये कब हुई थी, तो 1755 में। ध्यान देने की बात है, देखो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इसमें जो है 1748 में संधि हुई थी, एक्सला-सापल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखो समाप्त कब हुआ है, 1754, लेकिन संधि कब हुई है, 1755 में, और कौन सी, पांडिचेरी की संधि। इसके अलावा जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1763 में समाप्त हुआ है, और फिर इसमें एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि। तो देखो जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ है उसमें संधि हुई है, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक वर्ष बाद 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डुप्ले। डुप्ले ने जो है भारत में जितने पहले देखो जितने भी पुर्तगाली हुए, डच हुए, ब्रिटिश हुए या फ्रांसीसी हुए, इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन जब यहाँ पे गवर्नर बन के आया था डुप्ले, और ये कैसा कौन था, ये फ्रांसीसी था। और इसने जो है भारत में जो राजा थे आपस में लड़ा करते थे, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते थे, उसमें जो है डुप्ले ने जो है कह सकते हो भाग लेना प्रारंभ किया था। और धीरे धीरे डुप्ले के देखते देखते ब्रिटिश भी उसमें आ गए शामिल, और लास्ट में फिर ब्रिटिश ही बचते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। आगे देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सूरत में लगाया था, क्योंकि फ्रांसीसी लोग बिल्कुल कह सकते हो अंग्रेज़ों के नक्शो कदम पर चल रहे थे। पहला इनका कहाँ लगा था कारखाना, सूरत में, और दूसरा कहाँ लगा था, मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत में जब फ्रांसीसियों की कोठी स्थापित हुई तो उस समय जो है वहाँ का शासक कौन था, तो लुई 16वां। जब कोठी स्थापित हुई है तो लुई 16वां था। और जब फ्रांसीसियों की कंपनी बनी थी, यूनाइटेड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या ओरिएंटल कंपनी बोल सकते हो, तब उस समय लुई 14वां था। तो जिस समय कंपनी बन के तैयार हुई थी उस समय लुई 14वां था, और जब भारत में कंपनी स्थापित हुई है तो उस समय लुई 16वां था। ये भी आपको याद रखना है। और किसकी मदद से यहाँ पे कंपनी स्थापित हुई थी, तो कॉलबर्ट थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अब देखो क्या पूछा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पूछा जाएगा कि कब स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में, और भारत में कंपनी कब लगी थी तो लुई 16वें के शासनकाल में। आगे देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉलबर्ट। क्या सही जवाब हो जाएगा,
कालवर्ट। आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर पूछ लिया जाए भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक देखो संस्थापक तो बोला जाता है कालवर्ट को, क्योंकि ये मंत्री था और इसी की सलाह पर जो है जो लुई 14वें थे उन्होंने परमिशन दी थी कि ठीक है आप जो है व्यापार करें जाके पूर्वी देशों में। फिर कंपनी बनी थी, फिर वो व्यापार करने आए, तो इसलिए कालवर्ट को संस्थापक बोल दिया जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 43 कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो देखो इसमें जो है दो ऑप्शन सही होंगे। देखो जैसा लिखा है बी और सी। इसमें क्यों दोनों माने गए हैं, देखो बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो ये वास्तव में सबसे ऑथेंटिक जो उत्तर होगा वो क्या होगा, चिंसुरा, क्योंकि हुगली में ही क्या आता है, चिंसुरा आता है। तो इसलिए हुगली और चिंसुरा को दोनों इसमें ए बी दिया है। ठीक है, तो वास्तविक जो है चिंसुरा में थी, लेकिन हुगली उसी क्षेत्र में आता है, इसलिए हुगली भी मान लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1632 में। प्रश्न संख्या 45 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, तो ये तो हो जाएगा गलत। दूसरा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, तो यही इसका सही जवाब है। बाकी देखो इसके और भी कारण बन सकते हैं, क्योंकि देखो असफल क्यों रहे, क्योंकि फ्रांसीसियों का यहाँ के भारतीय शासकों ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया था जितना कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और अंग्रेज़ों ने जो है अपनी सेना के दम पर, इसके ही साथ अंग्रेज़ों को बहुत सी छूट मिली थी, आप सभी को पता है, दस्तक मिला था कि आप जो है कर मुक्त व्यापार कर सकेंगे, और कई शासकों का इनका साथ था, इसलिए जो है अंग्रेज़ यहाँ पर सफल रहे। आगे देखते हैं 46 प्रश्न देखते हैं। 46वां कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कल देखो ये मैंने बताया था, यहाँ पे प्रश्न पूछ भी लिया गया है। तो देखो सबसे पहले कौन आया था, तो हम बताएंगे पुर्तगाली, उसके बाद में दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। तो अब देखो 4 2 1 3 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेचित करना है। अब देखो इसमें क्या है, इनकी जो कोठियाँ हैं वो उसमें पूछा गया, जहाँ पे इनका पूरा कह सकते हो हब जैसा था। तो देखो पांडिचेरी में कौन ज़्यादातर तो लोग थे, तो पुदुचेरी या पांडिचेरी में फ्रेंच लोग थे। इसके बाद में गोवा में तो आप सभी को पता है पुर्तगाली लोग लास्ट तक रहे भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी। इसके बाद में सद्रास या ट्राम्बेकर में डच लोग थे, और सद्रास में जो है ट्राम्बेकर में डेनिश थे और सद्रास में डच। तो देखो ए का दो ऑप्शन ए में ही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न फिर यही है, अफीम प्राप्त कहाँ से प्राप्त होता था, तो उसका भी जवाब क्या हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश, पुर्तगाली। तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि फ्रांसीसियों के बाद भी एक आए थे जिसका नाम था स्वीडिश, तो ये भी आपको याद रखना। अगर स्वीडिश ऑप्शन में होता तो हम फ्रांसीसी नहीं लगाते, लेकिन स्वीडिश नहीं दिया है तो हम लोग क्या बताएंगे, फ्रांसीसी बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 51 कि निम्नलिखित में से कौन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो ऑप्शन दिए हैं, देखो चिंसुरा, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, भरूच, सूरत, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी जगह जो है डचों के जो है व्यापारिक अड्डे थे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन अंग्रेजों को भारत की देन थी। देखो सबसे पहला दिया है मृदा के
स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर कृषि या भूमि राजस्व मूल्यांकन। तो देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर आप देखें अंग्रेज कब आए हैं तो आप कहेंगे 1600 में आए हैं, क्योंकि 1599 में कंपनी बन गई, 1600 में आया 1601। तो इधर आप देखेंगे उसके पहले शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा है 1545 से लगभग में, और उधर जो है अकबर का भी शासनकाल रहा है। वहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी मूल्यांकन करने के लिए। तो ऑप्शन ए तो उसका गलत हो गया। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो तोप तो जो है बाबर भी लाया था, तो वो तो बाबर का शासनकाल आप सभी को पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है उसके बाद में बाबर ने अपना शासन स्थापित किया। तो उस समय तो बहुत पहले का समय है, 1526-27 का समय। तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती, ये तो जो है कौन लाए थे, पुर्तगाली अपने साथ लाए थे। तो इसमें ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, इनमें से कोई देन नहीं थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी मैकाले। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक और दोनों। ये जो है एक और दो दोनों, ये वाला सही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद ही क्या हुई थी, एक्स ला सापेल की संधि हुई थी 1748 में। इसके द्वारा जो है क्या हुआ था, अंग्रेजों को मद्रास फ्रांसीसियों ने पुनः वापस कर दिया था। और जो लुइसबर्ग है, लुइसबर्ग, ये जो है इस पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो पुनः जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग लौटा दिया था। अब लुइसबर्ग है कहाँ, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। और उत्तरी अमेरिका में कहाँ पे है, तो एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है क्रेप ब्राउन। क्या नाम है, क्रेप ब्राउन। उस द्वीप पे जो है लुइसबर्ग पड़ता है, उसको जो है अंग्रेजों ने लौटा दिया था। और इस प्रकार से एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला दिया अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, और दूसरा है अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत। आप सब देख रहे हैं अभी जब हम लोग पिछले क्वेश्चन किए थे वहाँ पे बताया था कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। ये तो सही जवाब हो गया। और अंग्रेजों में बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिलना, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने जो 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कई प्रथाएं शुरू की, जैसे या भू राजस्व व्यवस्थाएं शुरू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, और द्वैध शासन हो गया। इनके माध्यम से यहाँ से खूब इन्हें जो है क्या मिला, धन मिला। और धीरे धीरे जो यहाँ की जनता थी उसको जो है अपने अधीन कर लिया। तो जनता का भी सहयोग मिला और साथ साथ में इनको अपार धन भी मिला, और जिससे कि ये हमेशा बेहतर होते गए और अपनी नौसेना भी अधिक शक्तिशाली करते गए। इसके चलते एक और दोनों इसके सही जवाब होंगे। तो दोस्तों ये आपका जो यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में प्रश्न करेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।